Hello students, welcome back to the Tantrisar physics classes. Thank you students for giving very good response to my lectures. Today I have already given you lectures on work, power and energy. Now it is a time to solve objectives and these problems on this work, power and energy. And in the first part, I have collected all the previous year questions, 40 questions around, ranging from NEET to IIT level, 40 questions. If you do all these 40 questions with good understanding, I am very sure you can solve any question later on work, power and energy. The first question: a particle is released from a height s from the surface of the earth. At a certain height, its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant or respectively. दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के. क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए आप. ये है पार्टिकल जो हम रिलीज कर रहे हैं हाइट एस से, एस हाइट से. हमें देखना है कि गिरते गिरते ये कौन सा हाइट होगा ग्राउंड से ऊपर जहां इसका काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम्स इट इज पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोजीशन पर इसका वेलोसिटी क्या होगा. ये है क्वेश्चन. किस पोजीशन पर एच निकालना है, किस पोजीशन पर इसका काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और फिर वहां इस पोजीशन पर इसका स्पीड क्या होगा. ये दो एच और वी निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस एस. ये एस पहले ही दिया हुआ है. A particle is released from height s from the surface of the earth. At certain height, its kinetic energy is 3 times the potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant or respectively. हमें निकालना है ये. देखिए, पहले ये कंडीशन लिखूंगा मैं. काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv स्क्वायर. यहां पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स mgh, mgh. हाँ, ये. और यहां स्पीड क्या है? व्हाट इज द वेलोसिटी स्क्वायर? व्हाट इज द स्पीड? दैट इज, वो इस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. दैट इज 2g फॉलिंग डिस्टेंस. व्हाट इज फॉलिंग डिस्टेंस? दैट इज s माइनस h. वो इतना ही डिस्टेंस है, वो सारा s माइनस h है. s माइनस h, ये सब. अगर इसी को हम डिवाइड करेंगे, सपोज ये v स्क्वायर खत्म, यहां m खत्म इसके साथ होगा, ये gb खत्म इसके साथ, तो इट इज 1/2 इज इक्वल टू 3/2 h बाय s माइनस h. ऐसे कुछ. ये 2 भी खत्म, ये s माइनस h इज इक्वल टू 3h. तो यहां से हमें मिलेगा h इज इक्वल टू s/3. पहला आंसर हो गया. अब इस h को यहां डाल दीजिए. यहां देखिए, चलो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू s माइनस h. इट इज 2g. व्हाट इज s? दैट इज s minus h/3. that is 3 s/3. that is 3 2s. it is 4gs/3. ऐसे कुछ. v स्क्वायर इक्वल 2g, ये s h को सब्स्टिट्यूट किया तो वो होगा 2s/3. 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 4gs/3. सो व्हाट इज v? तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 4gs/3 और h is equal to s/3. This should be your answer. जरा देखते हैं. s/3, s/4, s/4h, s/4 है ये. सॉरी.
वेरी सॉरी, S/4 ये निकला था ना, ये 4H इक्वल टू S, S/4, S/4, H इज इक्वल टू S/4, तो ये 4 कर दो। ठीक, थोड़ा सा गलत हो गया, अब मैं करूंगा करेक्ट इसको। चलिए इसको करेक्ट करते हैं। चलिए अच्छी बात। चलो ये हुआ 4H इज इक्वल टू S, तो H इज इक्वल टू S/4, तो ये S/4 यहां लगा दीजिए आप। सो इट इज, फिर V स्क्वायर निकालना पड़ेगा, दैट इज V स्क्वायर इज इक्वल टू 2G S minus S/4, that is 2G4, that is 3S/4, that is 2 2s are 4, that is V square is equal to 3GS/2, and that will make V is equal to root of this. So आपका आंसर होगा H/4 and root of what, 3GS/2, ये आपका आंसर होगा। जरा देखते हैं, ये है आंसर S/4 3GS/2, ये है आपका आंसर। दिस इज द आंसर, H/4 रूट ऑफ 3GS/2, यानी कि यहां पर जो स्पीड होगा दैट विल बी रूट ऑफ 3GS/2, एंड किस हाइट पर ये होगा, दैट विल बी S/4, दैट विल बी S/4, it will be S/4, and velocity speed will be root of 3GS/2, so that is the answer। लास्ट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए क्वेश्चन ये था, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट S, तो किसी पोजीशन पर इसका वेलोसिटी V है और हाइट H है, और यहां पर इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो क्या करना है, 1/2 mv स्क्वायर को 3 टाइम्स mgh करना है, ये वाला ऐसे कुछ। ठीक, और ये डिस्टेंस है S माइनस H। ठीक, अब यहां पर ही करो, जो पहले मैंने थोड़ा सा ये लंबा पढ़ा, H खत्म, M खत्म, V स्क्वायर इज इक्वल टू 6GH, चलो ये रखो ऐसे। अच्छा, अब ये जो V स्क्वायर है, यहां पर ये V स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2G S माइनस H, और यहां से अब आप निकालोगे ये खत्म, ये 6H इज इक्वल टू 6H इज इक्वल टू दैट इज 2S माइनस 2H, इट इज 8H इज इक्वल टू 2S, H इज इक्वल टू S/4, यहां भी निकला ऐसे। ठीक, तो अब इस H को कहां रखोगे, बस इधर 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 ऐसे रखो इस H को, तो दैट विल बी V स्क्वायर इज इक्वल टू 6GH, इट विल बी 6GH विल बी S/4, तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ 6GS/4, दैट इज 2 and 3, तो दैट इज द आंसर। ये V का आंसर है और ये H का आंसर है। खत्म क्वेश्चन, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन ऐसे से देख लीजिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज 10⁻⁻20 जूल्स। एक DNA के एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको इतना एनर्जी जरूरत है, 10⁻⁻20 जूल्स। इसको हमने क्या करना है, दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज नियरली इक्वल टू, ये 2020 में आया है नीट में। तो how can you convert joules into electron volts? You have a rule, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joule। तो अब ये बताइए 10⁻⁻20 joules किसके बराबर है, तो 10⁻⁻20 जूल का वैल्यू दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1.6 into 10⁻⁻19। ठीक, ये होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय ये 10⁻, नीचे लाइए 16, 1/16,
तो 1 डिवाइड बाई 16 0.000 एंड पॉइंट हो गया 0.06, ये है आंसर बी इज द आंसर। हो गया खत्म क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन इज डन। ये वाला आंसर है बी। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। अ फोर्स F is equal to 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton, y is in meters. Work done by this force to move the particle from 0 to 1 meter is। ये क्वेश्चन है, फोर्स दिया हुआ है, लेकिन डोंट फॉरगेट फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ y, फोर्स चेंज विद पोजीशन। तो यू रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज इंटीग्रेटेड फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स व्हिच इज पोजीशन डिपेंडेंट। तो हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन फ्रॉम 0 to 1 मीटर। तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला, हैव ए लुक, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी वाई, क्योंकि ये वाई है, वाई डिपेंडेंस है, तो इट इज 0 to 1, it is 0 to 1, what is y, that is 20 plus 10y dy, it is 20, ये वाला इंटीग्रेशन कर दो अलग अलग, dy 0 to 1 plus 10 बाहर, y का इंटीग्रेशन 0 to 1 y dy। ठीक, इज इक्वल, चलिए 20 बाहर, ये हो गया y, इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 लिमिट्स प्लस 10, और इस y का इंटीग्रेशन हो गया y स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, सिंपल। ये हो गया 20, y का वैल्यू 1 माइनस 0 प्लस, ये हो गया 5, y स्क्वायर को 1 माइनस 0, ये हो गया 20 प्लस 5 इज इक्वल 25। देखते हैं 25 शुड बी द आंसर। ये देखो, ये है आंसर बी 25, ये है आपका आंसर बी 25। हो गया, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। If the kinetic energy of a body is increased by 300%, then the percentage change in momentum will be. What do you mean by 300% increase? What do you mean by 300% increase? Why not do one thing? What do we mean by 1% increase? 2%, 3%, 4%, 10%. Suppose कोई वेरिएबल है x, मुझे इसका 1% चाहिए, इसका 1%, 1% of this, 1% of x. What is 1% of x? Remember it. 1% means 1 by 100 into x. 2% means 2 by 100 into x. 3% means 3 by 20%, 20 by 100 into x. 300% means 300 divided by 100 into x. That is 3x. यानी कि increases 3x in x. 300% means 3x increase. 1% means 1 by 100 x increase. 300 means 3x. Okay, now you are increasing 300%. हमें परसेंटेज चेंज निकालना है मोमेंटम का। We have to find the percentage change in momentum if you increase kinetic energy by 300%. ठीक, अब जरा देखो, हैव ए लुक। अब हम इसको करते हैं, देखिए kinetic energy is p square by 2m, right? What is p square? Momentum square, that is 2mk kinetic energy. What is p? That is root of 2mk. Now what is the new momentum? P dash, that is root of 2m. What is new k? When you are increasing k by 3k, 300% means you are increasing k by 3k. 300% of x means 3x. 300% of kinetic energy means 3k. तो आप इस k को 3k इंक्रीज करोगे तो ये तो अब टोटल काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगा। ठीक, अब जरा इसका डिफरेंस निकालो, p डैश माइनस p, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज दिस माइनस दिस,
दैट इज ये 2 होगा बाहर, 2 दैट इज रूट ऑफ 2mk, क्योंकि ये 4 आकर के बाहर 2 हो जाएगा। जब 2 टाइम्स दिस को निकालोगे दिस मच तो आपको रूट ऑफ 2mk ही मिलेगा। डिवाइड बाय p, फ्रैक्शनल चेंज, डिवाइड बाय रूट ऑफ 2mk ऑरिजिनल ये जो है, तो ये होगा फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये तो हो गया 100% आंसर। आपने मोमेंटम का पहले फॉर्मूला डेवलप किया, फिर काइनेटिक एनर्जी का देख लिया क्या बनाया, 300% इंक्रीज किया, लेकिन पूरा तो बना 4k। अगर यहाँ ही डिवाइड करके ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन मैंने p डैश माइनस p किया, इनको डिफरेंस निकाला, वो रूट ऑफ 2mk हो गया। जब वो रूट ऑफ 2mk हो गया तो डिवाइड ऑरिजिनल p कर दीजिए, दैट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम, फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। दिस वन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से भी 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब आंसर आया 100%। ओके, हो गया, समझो। फिफ्थ क्वेश्चन, a particle moves from point minus 2i plus 5j to 4j plus 3k, then a force of 4i plus 3j Newton is applied, how much work will be done? ये constant force है, तो you use formula work done is equal to F dot S, ये फॉर्मूला है। लेकिन ये पार्टिकल मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, आपको पहले एस वेक्टर निकालना पड़ेगा। एस वेक्टर इज दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन, ये याद रखो, ये फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, ये इनिशियल पोजीशन है। जब इनका आप डिफरेंस निकालोगे तब वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो he does not give you displacement vector directly, he gives you two positions, दो r1 पोजीशन देता है और r2 पोजीशन देता है, आपको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। r2 ये है सेकंड वन, r1 फर्स्ट वन है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? 4, यहां i तो 0 है, तो उस 0 i को ये 2i माइनस कर दो, हो गया 2i। 4j को माइनस करो 5i, तो हो गया माइनस j। 3k को यहां k नहीं है, तो 3k को 0 करो, सब्ट्रैक्ट, हो गया प्लस 3k। मतलब आपको इस 4j वेक्टर प्लस 3 वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा, आपको माइनस 2i प्लस 5j, ये रूल है, ताकि आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा ये वाला। जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, तब आप क्या करोगे? उसके बाद इन दो का डॉट कर दो, F और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट करना पड़ेगा। व्हाट इज F? दैट इज 4i प्लस 3j, डॉट किसके साथ करोगे? 2i माइनस j प्लस 3k, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8, डॉट करने से 3 इंटू माइनस 1 हो गया माइनस 3, k को किसी के साथ डॉट तो करना ही नहीं है, ये जो k है इसको किसी के साथ डॉट करना ही नहीं है, ठीक? तो इट इज 5 जूल्स, क्योंकि 3k को यहां कोएफिशिएंट है नहीं, इसलिए ये 5 जूल का आंसर हो गया, ये है आंसर 5 जूल। खत्म हो गया, ठीक? 6th question. Two similar springs P and Q have spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq. They are stretched first by the same amount, then by the same force. So, what is the work done in WP? In case of P spring, what is the work done? In case of Q, what is the work done? And how they are related with each other? तो ये मैं पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो फर्स्ट सेम स्ट्रेच, देन बाय सेम फोर्स, फर्स्ट बाय सेम स्ट्रेच, देन बाय सेम फोर्स। ठीक है, मैं करता हूं, हैव अ लुक। ये स्प्रिंग है, ठीक, ये दूसरा स्प्रिंग है, ये पी स्प्रिंग है और ये क्यू स्प्रिंग है। अब इनको सेम स्ट्रेच कर दो, सेम स्ट्रेच कर दो, और यहां देखो व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस इफ इट इज स्ट्रेच बाय एक्स, WP समझो, दैट इज सिंपली 1/2 k x स्क्वायर, मगर XP स्क्वायर।
और इस सूरत में क्या है, डब्ल्यू क्यू दैट इज 1/2 के क्यू स्प्रिंग कांस्टेंट इन दिस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेच सेम है। दूसरे केस में फोर्स सेम है, इसको फोर्स पे लाना पड़ेगा दूसरे केस में। अगर फोर्स हियर एंड फोर्स हियर इज द सेम, और जो स्प्रिंग हैवी होगा उसको उसी वही फोर्स देने से स्ट्रेच कम हो जाएगा। सपोज देयर इज अ स्ट्रांग स्प्रिंग, यू अप्लाई फोर्स, इफ यू अप्लाई स्मॉल फोर्स एंड स्ट्रेच विल नॉट बी स्ट्रेच्ड बाय दैट अमाउंट। तो अगर जो स्प्रिंग ज्यादा मजबूत होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, और जो वीक होगा जिसका के कम होगा तो वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको फोर्स पे लाना पड़ेगा। तो फोर्स में कैसे लाएंगे मैं बताता हूं, इसी को करते हैं। F इज इक्वल टू के एक्स, यू नो, तो व्हाट इज x, F बाई के, तो इस x को F बाई के में लाइए। सो डब्ल्यू पी इज इक्वल टू 1/2 के पी, इट इज F स्क्वायर बाय के पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 F स्क्वायर बाय के पी। ठीक, डब्ल्यू क्यू हो जाएगा 1/2 F स्क्वायर बाय के क्यू। अब हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। मैं अभी पता के पी इज ग्रेटर देन के, वो मैं देखता हूं। के पी के, हाँ, के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, हाँ वो दिया है, के पी इज ग्रेटर देन के क्यू, के पी इज ग्रेटर देन के क्यू। ये चीज पहली बात ये है, जब सेम स्ट्रेच होगा, देखो यहां पर सेम स्ट्रेच होगा, एक्स इज द सेम, कोई जिसका के ज्यादा है उसी का वर्क ज्यादा होगा। अब देखो ये सेम है दोनों में, यहां के पी अगर ज्यादा है बिकॉज वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू के पी फॉर कांस्टेंट स्ट्रेच। अगर स्ट्रेच कांस्टेंट है सेम एंड सेम, इसका मतलब के पी जहां ज्यादा हो वहां वर्क डन भी ज्यादा होगा, तो डब्ल्यू पी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू इन द फर्स्ट केस, ए केस। अच्छा, जब फोर्स सेम हो तब तो वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केपी, तब तो जिसका केपी ज्यादा है, जिसका के ज्यादा है, उसका वर्क कम हो जाएगा स्ट्रेचिंग से। तो क्योंकि वो यहां से साबित हो जाता है, फोर्स बाय दिस, फोर्स इज सेम इन बोथ, कांस्टेंट बोथ केसेस, द सेकंड केस, सो डब्ल्यू पी इज लेस देन डब्ल्यू क्यू। बी में ये है आंसर, डब्ल्यू पी, ये देखो सी इज द आंसर, डब्ल्यू पी ग्रेटर देन डब्ल्यू क्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू पी, ये है आंसर सी। देख लीजिए आप, क्योंकि पहले में ये ज्यादा है, दूसरे में डब्ल्यू पी कम है, तो डब्ल्यू क्यू इज ग्रेटर, तो सी इज द आंसर। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, a block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed 10 meters per second is subjected to a retarding force 0.1x. During its travel from x is equal to 20 to x equal to 30, its final kinetic energy will be, मतलब एक ऑब्जेक्ट है 10 केजी का जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, आगे उसका ये रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हो जाता है, रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो x का 20 टू x का 30 तक, बताइए इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। सीधी सी बात है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम ही होगा। वजह, बिकॉज देयर इज अ रिटार्डिंग फोर्स, नेगेटिव वर्क विल बी डन एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस। अगर आपको याद होगा तो ये मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, बिकॉज आई हैव टू रिमूव दिस, m इज इक्वल टू 10, f इज इक्वल टू माइनस 0.1x एंड फ्रॉम x इज इक्वल टू 20 टू 30 पर ये फोर्स एक्ट करता है। हमें देखना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, लेकिन इसका वेलोसिटी भी दिया होना चाहिए इनिशियल, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। हमें इसका देखना है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है। देखो अब मैं इसको दिखाता हूं आपको, देखिए पहली बात यह है कि अगर आपको याद होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन f dx फ्रॉम ओके x1 to x2, बस यही हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स। अब ये वर्क डन जो है बताइए f किसके बराबर है, माइनस 0.1x dx
फ्रॉम 20 to 30, ठीक, इज इक्वल। चलिए आगे, -0.1 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, ठीक, अंडर व्हाट लिमिट्स 20 to 30, ये हो गया 0.1/2, मगर नेगेटिव साइन, ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन बाहर आएगा, तो x² इज 30² -20², you go -0.1/2 equal 900 - 400, you go 0.1 into 500/2, 0.10 खत्म हो जाएगा, ये हुआ 25 है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं, हमें ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है विद नेगेटिव साइन, ऑफ कोर्स, ठीक। तो कितना होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है इट विल बी, ये राइट साइड को जाएगा, बिकॉज नाउ दिस होल इज इक्वल टू दिस पॉइंट, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -25, ऐसे कुछ। तो यहां पर मैं ऐसे करूंगा, ठीक, चलिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये वाला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी -25, व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mu², -25, what is 1/2, what is m, that is 10, what is u², 10², 100 -25, ये हुआ 5, this is 500 -25, that is 475, आंसर जूल्स, देखिए 475 जूल्स, पहला ये ऑप्शन, ठीक, हो गया क्वेश्चन। 8th question, a ball of mass 2 kg and another ball mass 4 kg are dropped together from a certain height, 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards the earth, their respective kinetic energies will be in the ratio of, एक का मास है 2, दूसरे का मास है, चलो m1 का मास है 2, m2 का मास है 4, and they fall from 60 feet height। हमें देखना है कि जब वो 30 फीट फॉल हुए तो उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या है, K1:K2, ये निकालना है। इस हाइट पर जब ये इतना फॉल हुए, बताइए एक का काइनेटिक एनर्जी क्या है और दूसरे का काइनेटिक एनर्जी क्या है ना, उनका रेशो निकालना है। वी हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द टू काइनेटिक एनर्जीज। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, चलो मैं करता हूं, और आंसर भी देखिए, आंसर √2:1, 1:4, 1:2, 1:√2, ये सब आंसर देख लीजिए। ओके, अब जरा देखो कितना फॉल हुआ, ये 30 फीट, ठीक, ये m1, बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पहले का 1/2 m1, यहां पर वेलोसिटी v1² और v1² क्या है, दैट इज 2g 30 फीट h। बिकॉज ये जो फॉल होगा, ये जो यहां जो वेलोसिटी आएगा अंडर ग्रेविटी, वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज 2gh, 2g इतना डिस्टेंस डिवाइड बाय 1/2 m2, उसका भी वेलोसिटी इतना ही 2gh, 30 फीट हो या कुछ हो, खत्म, m1 is 2, it is 4, 1:2 should be the answer, one liner question। कंसेप्ट क्या है बेटे, यहां जब फॉल होगा, मास कितना भी हो, when it falls through a height of h, the velocity is √2gh of any object which freely falls, which is released from certain height। तो वो जो वेलोसिटी ये अचीव करेगा वो इसके मास पर डिपेंड नहीं होगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कुछ ऐसे है, अगर आप पढ़ोगे, a mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v0 at a radius r0, the mass is attached to a string which passes through smooth hole in a plane as shown।
The tension is gradually increased and finally m moves in a circle of radius r by 2. Final value of kinetic energy is, ये निकालना है। तो मैं क्वेश्चन पहले ही बनाऊंगा। ये टेबल है ऐसे कुछ, और इसमें ये होल है और ये ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कल में। इसका मास m है और वेलोसिटी इसका v0 है। मैं बताऊंगा आपको इसका क्या कॉन्सेप्ट क्या है। r0 इसका रेडियस है सर्कल का। ये एक टेबल समझो ऐसे, टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका जो स्ट्रिंग है होल से गुजरकर नीचे की ओर पास करता है होल के। आप अगर इस स्ट्रिंग को नीचे की ओर पुल करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये होल के नजदीक आएगा, ठीक। और मैं साबित करूंगा जब ये होल के नजदीक आएगा इट विल मूव फास्ट, ठीक। तो वही तो हमें देखना है कि व्हाई इट शुड मूव फास्ट। बात यह है कि जब ये जो टेंशन है इट पासेस थ्रू द होल, ये जो टेंशन है, ये टेंशन इट पासेस थ्रू दिस होल, इस होल से पास करता है ये टेंशन फोर्स। इसका मतलब ये जो टेंशन है force which passes through the hole, it will not create any torque about the hole. When it is not creating any torque about the hole, that means angular momentum about the hole remains constant. तो हमें पहले angular momentum निकालना है, फिर बाद में भी angular momentum निकालना है। उन दो को हमें क्या करना है? इक्वेट करना है, तब जाकर हमें इस पोजीशन पर वेलोसिटी निकलेगा। मैं कुछ समझाऊंगा, हैव अ लुक। पहले मुझे बताया व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस। सर्कल में घूमता है, इट इज एंगुलर मोमेंटम इज m v0 r0। जब आप इसको पुल करके इसको सर्कल को छोटा बनाओगे, अब सर्कल का रेडियस r0 by 2 है, तो अब जाकर इसका वेलोसिटी क्या होगा, सपोज v, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा m v r0 by 2, क्योंकि अब जो रेडियस के अब के बाद जो रेडियस है वो r0 by 2 है, क्योंकि ये टेंशन जो है इट विल नॉट क्रिएट एनी टॉर्क। व्हेन टेंशन इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी टॉर्क मींस दैट एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब जाकर जब मैं इनको इक्वेट करूंगा तो मुझे ये v मिलेगा। तो ये v कितना होगा, अगर आप इसको इक्वेट करोगे खत्म होकर के, आप खुद ये करो, v विल बी 2v0। तो पहला काइनेटिक एनर्जी है 1/2 m v0 स्क्वायर। जो इस पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है k डैश, दैट इज 1/2 m v स्क्वायर, दैट इज 1/2 m v का है 4, ये सब्स्टिट्यूट करके 4v0 स्क्वायर, दैट इज 2m v0 स्क्वायर। ये है आंसर, 2m v0 स्क्वायर शुड बी द आंसर। ये कुछ कॉन्सेप्ट यूं है, एक टेबल है, टेबल के थ्रू एक होल है और द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल ऑन द टेबल एंड यू पुल the string downwards, it will become closer to the hole and it will move faster. It's the same thing when the planets move around the sun. Those planets which are closer to the sun move faster because the angular momentum remains constant. Those planets which are far away from the sun move slower. Those which are closer to the sun move faster because the angular momentum of every planet about the sun is constant, because torque produced by the gravitational force is 0. तो ये है इसका आंसर, 2 times C, 2 times mv0 स्क्वायर। 10th question. 10th question. A ball is thrown vertically downwards from a certain height of 20 meters with an initial velocity v0. It collides with the ground and loses 50% of its energy in collision and rebounds back to the same height. The initial velocity v0 is equal to. क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मैं बताता हूं, आई विल एक्सप्लेन। चलो पहले मैं लिखता हूं, a body is released from certain height h, not released, given some velocity u, it rebounds from the earth and gets back to the same height, with final velocity 0. मगर यहां का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। हमें देखना है कि एंड इट लूजेस 50% एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड। हमें देखना है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है। मैं समझाता हूं अच्छी तरह से। जी दे आए 10, ओके। एक बॉडी को आप यहां पर पुश करते हो नीचे ऐसे,
यूं 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 करने से वो हिट करता है ग्राउंड को, और ग्राउंड से इसका एनर्जी लूज हो जाता है और ये वापस आ जाता है उसी पोजीशन पर जहां से इसको हमने फेंका था। मगर फेंका भी कैसे था, ऐसे नहीं कि रिलीज किया था, हमने इसको वेलोसिटी दिया था, और वेलोसिटी दे करके ये ग्राउंड से जब हिट हुआ तो ग्राउंड ने भी कुछ एनर्जी खाया 50%, और वापस आकर ये सेम पोजीशन पर आ जाता है। जब वापस आकर के सेम पोजीशन पर आ जाता है, हमें देखना है कि इसका ये इनिशियल वेलोसिटी कितना था। तो बताइए पहले इसका टोटल एनर्जी यहां पर क्या है विद इनिशियल वेलोसिटी u, काइनेटिक एनर्जी प्लस mgh, ये है इसका पहला एनर्जी। ठीक, जब इसने यहां हिट किया इसका 50% तो हो गया, 50% गया, यानी कि बाकी जो एनर्जी बचेगा दैट इज 0.5 ऑफ दिस, ये बचने वाला एनर्जी है, ये बचा ये एनर्जी हिट करने के बाद, और ये बचा हुआ एनर्जी इसको वापस लाएगा यहां पर। तो फाइनली इसका एनर्जी क्या है वहां, mgh, काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया। तो ये 50% का एनर्जी इसको यहां पर लाता है, तो यहां का 50% जो एनर्जी इस चीज का है वही mgh के बराबर है। तो ये इक्वेशन है, m खत्म हो जाएगा, इसको इट इज 0.5/2 u स्क्वायर प्लस 0.5 gh इज इक्वल टू gh, इट इज 0.5/2 u स्क्वायर इज इक्वल टू gh को 0.5 gh को सब्ट्रैक्ट करो तो 0.5 gh हो जाएगा, 0.5 कैंसिल होगा, बाकी क्या बचा बताइए, बाकी क्या बचा, क्या बचा बाकी, बाकी बचा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड u इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू h कितना था, हाउ मच वाज द h, हाउ मच वाज द h, a ball is thrown vertically downwards 20, तो 20 इंटू 20 इज इट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। खत्म हो गया आंसर। या ऐसे कुछ क्वेश्चन है, या शायद आपने अंडरस्टैंड किया हो नहीं किया हो, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको जोर से पुश किया डाउनवर्ड्स, तो इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन जब ग्राउंड को हिट किया, अगर वहां इलास्टिक कोलिजन होता तो ये बहुत ऊपर चला जाता, क्योंकि इसको टोटल एनर्जी था जो इनिशियल हमने दिया था, तो इसको ज्यादा हाइट लेना था, लेकिन ग्राउंड के साथ जब ये हिट करता है तो 50% of the energy is lost with the ground, so only 50% will get it to certain height, तो it comes to the same height, तो 50% जो टोटल एनर्जी का है that is mgh, तो आंसर हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, a uniform force that is how much 3I plus j न्यूटन, ठीक है, न्यूटन इसका यूनिट है, मास ऑफ द पार्टिकल इज ओके 2 kg, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन टू दैट पोजीशन, यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज 4I minus 2I, that is 2I, 3j माइनस, यहां j नहीं है, 3j माइनस 0j प्लस 3j, माइनस k को ये k माइनस करो तो माइनस 2k हो जाएगा। अब इन दो का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए वर्क निकालने के लिए, कर दिया, सीधे सीधे डॉट ही कर दो, तो इज इक्वल टू 6 प्लस 3 प्लस 3, k के साथ कुछ नहीं है वहां पर, हो गया 9 जूल्स, आंसर 1 लाइनर हो गया, पहला ही आंसर है, फर्स्ट इज द आंसर। गौर से देख लो, यहां पर एक चीज है जो ये क्वेश्चन देते रहते हैं आपको, देखो आपको आदत है कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होना चाहिए, मैं कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो इजी क्वेश्चन करते रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ठीक दिया होना चाहिए, लेकिन कभी कभी दो पोजीशंस दिए होते हैं, आपको फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बनाना पड़ता है। अगर फाइनल पोजीशन R2 है
इनिशियल पोजीशन R1 है, तो ये होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहां पर दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर सीधे सीधे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाएगा। ठीक, ओके, चलो आगे जाकर के 12th क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है U इज इक्वल टू A बाय R स्क्वायर माइनस B बाय R, ये दिया है। हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बस क्वेश्चन ही है, आपको देखना है कि इक्विलिब्रियम का पोजीशन क्या है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए आपको देखना पड़ेगा du बाई dr जो है वो फोर्स होता है, दैट शुड बी 0। बस खत्म हो जाएगा, इसी से खत्म हो जाएगा। मतलब इसका डिफरेंट करो और उसको 0 के बराबर रखो और फिर उस पोजीशन निकालो r। तो देखो इट इज d बाई dr, ये वाला d बाई dr किसका, u का, इस u का, दैट इज a बाई r स्क्वायर, सो r माइनस 2 माइनस b r माइनस 1, ऐसे कर दो, हो गया। इसके उसको 0 के बराबर कर दो। ये हुआ a माइनस 2 r इज पावर माइनस 3 माइनस b इंटू माइनस 1 नीचे r इज पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हुआ माइनस 2a बाई आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर और यहां सिर्फ एक r रहेगा, तो ये हो गया माइनस 2a बाई आर, यहां उस साइड ले जा, इज इक्वल टू b। इसको उस साइड लिया तो प्लस बना दिया, तो r इज इक्वल टू व्हाट, 2a यहां और b नीचे। आंसर, दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, व्हेन यू आर गिवन ए पोटेंशियल एनर्जी, उसको डिफरेंशिएट करके 0 बना दो, और बना दिया आपने फोर्स 0 और पोजीशन निकालो इक्विलिब्रियम का पोजीशन, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इफ द फोर्स, नेट फोर्स इज 0, द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मैंने पहले के लेक्चर्स पे किया है। ये ऑब्जेक्टिव्स करने से पहले मेरे लेक्चर सारे देख लो और शायद 1-2 बार कर लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए और फिर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13. Potential energy of a system increases if the work is done by the system against a conservative force, by the system against non-conservative force, upon the system by the non। ये देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो क्लियर हो जाएगा। एक ही मतलब अगर आप इफ यू गिव मी योर अटेंशन क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको रिलीज करोगे, रिलीज करो तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है दे वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। व्हेन दे वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज, इट कम्स डाउन। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स है एंड दैट वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी और अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो मैं ऐसे कुछ करूंगा, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, मैं उसको ऊपर ले जाऊंगा ऐसे, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। When I am working on the object in the conservative field, the potential energy of the object increases. That's it. By the system against the conservative force, only then the potential energy of the system increases. फिर से बताता हूं, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर वर्क करूंगा against gravity, तो work is done by external force, that's me. It goes up and the potential energy of the object increases. First is the answer. Finish. 14th question. ये फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है, ऐसे कुछ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ग्राफ दिया है, 3, 7, 12 और ये 2 है। बताइए वर्क डन। एरिया अंडर द ग्राफ, वो भी आपको कॉन्सेप्ट पता है। इसका एरिया क्या है, 7, 3 को 4, ये डिस्टेंस 4 है इंटू 2 प्लस इस ट्रायंगल का क्या है 1/2 बेस 5 इंटू दिस 2, दिस इज 8 प्लस 5, 13 इज द आंसर। 1 लाइनर, सिंपल। इसका एरिया निकालना है बस। रिपीटेडली आई टेल यू, वर्क डन कैन बी फाउंड इन मेनी वेज, sometimes dot, sometimes integration, sometimes change in kinetic energy,
एंड समटाइम्स एरिया अंडर द ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क पॉजिटिव है बिकॉज यहां पर है एरिया, अगर नीचे होता तो वर्क डन वुड हैव बीन नेगेटिव। एज सिंपल एज दैट। फिफ्टींथ क्वेश्चन। 15th question. A block of mass M is attached to a lower end of this vertical spring. The spring is hung from a ceiling and is a force constant value K. The mass is released from rest with the spring initially unstretched. The maximum extension produced in the length of the spring will be, maximum extension निकालना है, मैं समझाता हूं। देखिए ये स्प्रिंग है और ये मास आपने अटैच किया हुआ है, हाथ में रखा हुआ है, आपने हाथ छोड़ दिया, ये नीचे आ जाएगा। हमें देखना है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, ये एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना है, ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन? तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम एक्सटेंशन? बताइए यहां पर मुझे इसका व्हाट इज इट्स एनर्जी। सपोज ये नीचे एक्स गया, ठीक, व्हाट इज इट्स एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो अब जाकर जब ये यहां आया, व्हाट इज इट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यस। यहां पर इसका मुझे बताइए व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी। आई एम वेरी श्योर दैट यू विल मेक ए मिस्टेक, वेरी श्योर आई एम यू विल मेक ए मिस्टेक, क्योंकि अब जो ये स्प्रिंग है ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो यहां से ये एक्स नीचे गया है, तो मुझे बताइए व्हाट इज दिस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर इनिशियल इट इज काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। वजह इनिशियली ये वेलोसिटी इसका जीरो है और फिर ये स्ट्रेच भी नहीं है, जब ये नीचे आएगा स्ट्रेच भी हो जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। मुझे बताइए इसका पोटेंशियल, इसका काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है बिकॉज इट हैज स्टॉप्ड अगेन, लेकिन देखना है कि व्हाट इज इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये शायद आप लिखोगे 1/2 k² लिखोगे आप, लेकिन ये नहीं लिखोगे -mgx, क्योंकि अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जब ये नीचे एक्स गया तो नीचे जाकर के पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -mgx। तो ये स्टूडेंट जनरली भूल जाते हैं। तो अब यहां से निकालोगे एक्सटेंशन, यहां स्ट्रेच हो गया 1/2 k², लेकिन नीचे गया ग्रेविटेशन में, नीचे गया, अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ग्रेविटेशन का, तो यहां नेगेटिव होगा। तो जीरो, यहां जब जीरो है तो इट्स 1/2kx माइनस gx mg इंटू एक्स। एक्स तो जीरो होगा नहीं, या ऐसे कर दो यार, x 1/2kx² को इधर लाओ इज इक्वल टू mgx, एक x खत्म होगा तो x किसके बराबर, 2mg/k। आंसर। यहां पर आप जनरली एक गलती करते हो, आप क्या करते हो, यह भाई नीचे जाएगा, आप इसको करते हो, ये फोर्स नीचे की ओर है mg और ऊपर की ओर kx का फोर्स है, आप इन दो को इक्वेट करते हो गलती से। जब इन दो को आप इक्वेट करते हो तो आपको x मिलता है mg/k। दैट इज द रॉन्ग आंसर, आप वो गलती करते हो, आप कहते नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स के बराबर। अरे अगर होगा भी वो इक्विलिब्रियम होता है, ऐसा नहीं कि उस पोजीशन पर ये स्टॉप हुआ है, उस पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। वेलोसिटी जीरो होगा जब ये यहां पहुंचेगा। ओके, चलो 16th क्वेश्चन। A body of mass 1 kg is thrown upwards with a velocity of 20 meters per second. It momentarily comes to rest after attaining a height of 18 meters. Good. How much energy is lost due to air friction? ठीक है, मैं ये मास जो है ये 1 kg का है और 20 मीटर पर सेकंड का इसका आपने इनिशियल वेलोसिटी दिया ऊपर की ओर और 18 मीटर ये हाई गया, इट हैज गॉन। तो हमें देखना है कि व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आप भी समझो, क्वेश्चन को भी देखो और मैंने कैसे इसको लिखा है, इसके पैरामीटर्स लिखे, बाकी मैं समझाऊंगा बाद में, आई विल एक्सप्लेन यू।
माय ओन वे। लेकिन फिलहाल आप क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए अच्छी तरह से, आहिस्ते से, और फिर देखो मैंने आई वांट टू मेक ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज यू सी आई कांट राइट डाउन द होल द क्वेश्चन, आई मेक ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन। आप भी याद रखो थोड़ा बहुत इसका दिमाग में, और बाद में जब मैं ये करूंगा तो आपको समझ आएगा। ओके, चलिए मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या है, लेकिन आंसर भी याद रखो। 20, 30 है, 40 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 10 है। देखेंगे इनमें से क्या आंसर आएगा। चलिए, ओके, दिस ए बॉडी which is thrown upwards with velocity u, okay, it goes up and up and up and up and stops here 18 meters ऊपर जाता है, सपोज h है ये, और आयर भी है, आयर फ्रिक्शन भी होगा, पूरा फ्रिक्शन होगा। तो हमें देखना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलिए एक बात पे जरूर करना चाहता हूं, देखो अगर आपको याद होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहां किसने काम किया है? ग्रेविटेशन ने काम किया है प्लस फ्रिक्शन ने काम किया है, क्योंकि ही सेज आयर रेजिस्टेंस इज देयर। व्हाट इज वर्क फाइनल काइनेटिक एनर्जी? दैट इज 0। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? दैट इज 1/2 mu square। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशन? बॉडी ऊपर जा रहा है h, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर है mg, दैट इज माइनस mgh, इज दैट राइट? प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स ने कितना काम किया है? दैट इज mg डाउनवर्ड्स, h ऊपर की ओर। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? इसको यहां ले आए, दैट इज mg h माइनस 1/2 mu square। चलो देखते हैं, m is 1 kg, g is 10, it is 18, minus 1/2, it is 1, what is u? 20, 20 it is 400, it is 200, it means 180 minus 200, that is minus 20 joules। Answer this one। क्वेश्चन कुछ ऐसे था, आपने यूं किया था, अगर आयर रेजिस्टेंस नहीं होता देन इट विल गो टू द हाईएस्ट पॉइंट, अगर आयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये ज्यादा ऊपर चला जाता, तो फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ ज्यादा होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा ही होता है, मतलब 200 हो जाता है पूरा। लेकिन अब चूंकि आयर रेजिस्टेंस में ये ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल नॉट डू एज मच वर्क, सो फ्रिक्शनल फोर्स हैज आल्सो डन वर्क। सो दिस इज द प्रोसीजर। लेकिन देखो मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं, देखो यार, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज। ऐसा नहीं कि एक खास इक्वेशन आपको याद रखा, व्हाट वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S एंड यू विल यूज दिस फॉर्मूला एवरीवेयर एनीवेयर, वो चलेगा नहीं। आपको देखना होगा क्वेश्चन किस नवीयत का है, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो प्रैक्टिस से ही आता है। ऐसा नहीं कोई मैजिक वॉन्ड है किसी टीचर के पास या खुद आपके पास कुछ ऐसा जादू है कि आपको पता चलेगा कि you have to do lot of practice again and again and again, do so many questions from varieties of sources, finally you get that feel how to do and when how to do things। okay, चलिए, sorry। क्वेश्चन नंबर, ये हमने किया 17th क्वेश्चन। 300 joules of work is done in sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10। The work done against the friction is। अब ये पूरा क्वेश्चन तो है नहीं, ये 300 joules of work टोटल वर्क है, एक्सटर्नल बॉडी काम करता है, तो इसको देखना पड़ेगा। We have to see 300 joules of work is done in sliding 2 kg mass up an inclined plane। Who does this 300 work? Who does? Gravitation, friction, वो हमें देखना पड़ेगा। इसको रहने दो, मैं देखता हूं। Let me see to this question। In the meantime आप देख लो और खुद भी करने की कोशिश करो ये क्वेश्चन।
और फ्रिक्शनल वर्क होना चाहिए नेगेटिव, इसमें नेगेटिव कोई ऑप्शन ही नहीं है। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ मास 3 m इज इक्वल टू 3 kg। चलो पहले लिखते हैं जो दिया है, इज अंडर ए कांस्टेंट फोर्स which causes a displacement in meters in it given by, displacement दिया है मगर as a function of time, ये दिया है। work done by the force, हमें देखना है कि फोर्स ने कितना काम किया है, ये देखना पड़ेगा। how much work is done by the force, yes in time 3 seconds, 2 seconds, ये भी दिया है। ठीक, चलो मैं कुछ करता हूं। डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है और फोर्स तो दिया नहीं। व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? अगर फोर्स नहीं दिया है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आपके पास टाइम है, फोर्स नहीं है। चलो मैं कुछ करता हूं, मैं यहां वेलोसिटी निकालता हूं, देख लेना आप मैं क्या करता हूं। चलो ds/dt देख लीजिए अच्छी तरह से मैं क्या करता हूं। ये 1/3, इट इज 2t, इट इज 2/3t, वेलोसिटी हो गया 2/3t, राइट। बताइए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है एट t = 0, 0, t = 0 पर वेलोसिटी 0। बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो भी 0। बताइए v2 टाइम 2 सेकंड्स पर क्या है वेलोसिटी, शाबाश 2 को सबस्टिट्यूट करो, हो गया 4/3। बताइए k2 1/2 m v², that is 1/2, m is 3, v² is okay 16/9, v², ये वैल्यू देना पड़ेगा ना v² को। इट इज 2 8s are 16, you got 3 3s are 9, 8/3, k2 is equal to 8/3, k1 is equal to 0। अब बताइए आप वर्क डन, ये आपको बताना पड़ेगा। टेल मी व्हाट इज द वर्क डन। What is the work done? Work done is change in kinetic energy, अगर आपको याद होगा, that is 8/3 joules। अब देखते हैं आंसर, 8/3 joules, सी आंसर। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, चलिए 19th क्वेश्चन। A force F acting on an object varies with distance x as shown। फोर्स पोजीशन ग्राफ दिया है, व्हाट इज द वर्क डन, यहां से निकालते हैं, एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो अगर आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, वरना यहां पर मैं बनाता हूं। इट इज 3, इट इज 3, इट इज 6, इट इज x, इट इज f। हमें वर्क डन निकालना है, शाबाश। कितना वर्क डन होगा, इसका एरिया निकालिए, दैट इज 3 × 3 प्लस इस ट्रायंगल का 1/2, बेस इज 3, 6.33 इंटू हाइट दैट इज अगेन 3, इट इज 9 प्लस इट इज 9/2 दैट इज 4.5, इट इज 13.5 joules। आंसर बी इज द आंसर, सिंपल। अरे यार वर्क फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ है उसका जो एरिया निकालते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल एज वर्क डन। कभी कभी उसे हो जाता है, कभी कभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से हो जाता है, कभी डिस्प्लेसमेंट को निकालना पड़ता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। चलिए ठीक है, ओके। 20th क्वेश्चन, a bomb of mass 30 kg at rest explodes into 2 parts। There is a bomb here, 30 kg का मास है, इसके 2 पीसेस हो जाते हैं। एक पीस का 12 kg का मास है, दूसरे का 18 kg का। 18 kg का जो वेलोसिटी है वो 6 है मीटर्स पर सेकेंड। हमें इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अदर मासेस, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है। पहली बात यह है कि
इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है। इसका मतलब जो यहां से मोमेंटम इसने कैरी किया है उतना ही मोमेंटम ये होना चाहिए ताकि टोटल मोमेंटम 0। अगर इसका मोमेंटम 0 है, दैट मीन्स दिस मोमेंटम शुड बी इक्वल टू दिस मोमेंटम, दैट मीन्स 6 into 18 शुड बी इक्वल टू 12 into v। तो v इज इक्वल टू 9। v तो आ गया। अब बताइए इसका काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। इट इज 1/2। व्हाट इज m? दैट्स 12। व्हाट इज v²? 81। इसका स्क्वायर इट इज 6। इट इज 6 48 486 joules should be the आंसर। इजी। एक बॉडी है, इसके दो पीस हो जाते हैं। जैसे आपने गन है आपके पास, आपने फायर किया गन, बुलेट आगे की ओर और जो हैवी गन है वो पीछे की ओर आपको पुल करेगा। सो दैट मोमेंटम टेकन बाय द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू मोमेंटम टेकन बाय द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब गन हैवी है इसलिए उसका वेलोसिटी कम ही होगा, बुलेट लाइटर है इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। सो दैट मोमेंटम फॉरवर्ड इज इक्वल टू मोमेंटम बैकवर्ड। अब इसका आंसर देखिए, 486 B is the answer. And this is now question number 21, and now the level is a little higher than this NEET। लेकिन जो इस साल नीट का एग्जाम आया था उसमें तो पूरा जो ये लकीर ही खत्म हो गई। वो नीट और जेई मेंस का जो वो लकीर था बीच में वो खत्म हो गया। इसलिए नीट वालों के लिए भी क्वेश्चंस है, अगर करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। A block of mass 25 kg is pulled along a horizontal surface by a force at an angle of 45 degrees. With the horizontal, the frictional coefficient between the block and the surface is 0.25. The block travels at a uniform velocity. The work done by the applied force during the displacement of 5 meters is। तो ये मास ऑब्जेक्ट का है। ऑब्जेक्ट का मास जो है दैट इज 25 kg, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज 0.25 म्यू और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स है एंड द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली। लेकिन फोर्स कुछ ऐसे है, 45 डिग्री पर फोर्स है और आगे जाकर ये 5 मीटर का डिस्टेंस मूव करता है। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ये हमें निकालना है। एंड द ब्लॉक मूव्स विद अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द ब्लॉक मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आगे जाकर के यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव करता है। हमें देखना है कि इस अप्लाइड फोर्स ने कितना काम किया। देखिए जरा, पहले हमें ये पता नहीं कि अप्लाइड फोर्स है कितना। अप्लाइड फोर्स अगर है कितना है वी डोंट नो। डिस्प्लेसमेंट पता है लेकिन अप्लाइड फोर्स का पता नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, इस फोर्स के दो पीसेस कर दो, एफ कॉस थीटा, चलो थीटा ही कर दो, लास्ट में सबस्टिट्यूशन करते हैं, एक ही बार सबस्टिट्यूशन करते हैं। और ये है वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज एफ साइन थीटा। बॉडी ऊपर के आगे की ओर जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज बैकवर्ड, एफ दैट इज म्यू एन। Mu n is the frictional force. But what is n? N is not mg. It is not mg because ऊपर के ओर भी फोर्स है ना f sin थीटा। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब n नॉर्मल रिएक्शन प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। और नॉर्मल रिएक्शन हमें यहां से मिलेगा mg माइनस f sin थीटा। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, म्यू एन दैट इज म्यू टाइम्स एम जी माइनस एफ साइन थीटा। राइट। अब जाकर के ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पीछे की ओर यूं, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये एफ कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तब जाकर द बॉडी विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दैट मींस वी विल राइट म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक, तो यहां से हमें एफ निकलेगा
तो इसको उस ओर ले जाइए, तो इट इज म्यू एम जी इज इक्वल टू, वहां से एफ कॉमन निकालिएगा, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एफ किसके बराबर, म्यू एम जी डिवाइड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये निकला हमें अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स एफ। मगर अब मुझे बताइए, व्हाट पार्ट ऑफ द फोर्स डज वर्क, वर्क कौन सा पार्ट करता है, इस फोर्स का कौन सा पार्ट वर्क करता है? That is f cos theta part work, because f sin theta will not work, because f sin theta is perpendicular to what? F sin theta is perpendicular to the displacement or velocity or this 5 meters. Therefore, it is the f cos theta which will do work. तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा what is the work done? How much is the work done? शाबाश, एक ही इक्वेशन में हो जाएगा, एक इक्वेशन में हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये वाला, इंटू दिस 5 मीटर्स इंटू एस। लेकिन एफ को वैल्यू दीजिए, दैट्स म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू दिस एस डिवाइड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे कुछ, ठीक है ना। सो वर्क डन इज इक्वल टू, कॉस को ऊपर भी डिवाइड कीजिए, नीचे भी डिवाइड कीजिए, उससे आसान हो जाएगा। इट इज म्यू एम जी एस डिवाइड बाय म्यू टेन थीटा प्लस 1, क्योंकि कॉस था, ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड। म्यू कितना था, म्यू जरा, म्यू तो दिया था 0.25, व्हाट वाज मास, शायद 25, सॉरी 25 G10 S5 डिवाइड बाय म्यू 0.25 tan थीटा 1 प्लस 1, ये हो गया 0.25 इंटू 25 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइड बाय 1.25, पॉइंट और पॉइंट खत्म, 25 इंटू 5, 5 कैंसल्स, 250 शुड बी द आंसर। देखते हैं आंसर, 250 नो, 250 इज नॉट, 245। उसने जी को लिया 10, जी को लिया 9.8, दैट्स व्हाट आई फील, he may have taken G as 9.8, that's answer is 245. Finished. Question number 22. Velocity, mass m है 2 kg, velocity जो दिया है that's 3I plus 4j, enters a constant force field 6 newtons directed along the positive z axis. If the body remains in the field for a period of 5/3 seconds, the velocity of the body when it emerges out of the force field is. एक बॉडी है, वो एंटर हो जाता है फोर्स फील्ड में, जहां फोर्स है, इनिशियल वेलोसिटी उसका दिया है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। हमें देखना है जब ये फोर्स फील्ड से बाहर आ जाता है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, मतलब फोर्स कितने टाइम के लिए एक्ट करता है, 5/3 सेकंड्स के लिए एक्ट करता है फोर्स। मगर फॉर्चुनेटली फोर्स इज कांस्टेंट, सो यू कैन यूज द गुड फार्मूला दैट यू हैव, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला होता है। पहले मुझे बताइए व्हाट इज एक्सेलरेशन, चलिए एक्सेलरेशन निकाल कर दीजिए मुझे। दैट इज 6 न्यूटन बाय मास दैट इज 2, दैट इज 3, मगर विच डायरेक्शन, के डायरेक्शन। What is final velocity? Initial velocity plus acceleration into time. This formula is used because acceleration is constant. Okay. What is initial velocity? That is 3I plus 4j. Acceleration, that is 3k into what's time? 5/3. 3 cancels. It is 3I plus 4j plus 5k should be the answer. D is the answer. This one. हो गया।
23. A force of this is applied to a particle. It undergoes a displacement of I minus 2j minus k. What is the value of B if the work done on the particle is 0? Work done on the particle is 0. What is the condition? There is a force, there is a displacement, still the work done is 0. What is the condition? Think about it for a moment. Force is given, displacement is also given, but still the work done is 0. What is the condition? The condition is F dot S, that's the work, is equal to 0. Dot product of force and displacement should be 0. So what is force? 2I plus Bj plus K dot किसके साथ? I minus 2j minus K 0. 2 into 1 2, B minus 2B, K minus 1 is equal to 0. Dot कर दिया दोनों का. It is 1 is equal to 2B, B is equal to 1 by 2. Answer 1 by 2 is the answer. D is the answer. D is the answer. 24. F is alpha plus beta x square, acts on an object in the x direction. The work done by the force is 5 joules. When the object is displaced by 1 meter, if the constant alpha is 1 Newton, then beta will be. हमें बीटा निकालना है. वर्क डन दिया हुआ है, फोर्स भी दिया है, अल्फा भी दिया है, हमें बीटा निकालना है. ये अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर जो है यहां पर फोर्स का दिया है, अल्फा इसका दिया है, बीटा निकालना है. फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन भी दिया हुआ है. हमने इन दो पैरामीटर से एक पैरामीटर निकालना है, बीटा निकालना है. दैट्स ऑल. अब जरा देखो मैं क्या करता हूं. वर्क डन इज इक्वल टू f dx, that is 0 to 1 meter. As you know, it is from 0 to 1 meter that is given. Force alpha plus beta, देखना पड़ेगा फिर से, alpha plus beta x square, yes, alpha plus beta x square dx is equal to 5. That is 0 to 1 alpha dx plus beta बाहर 0 to 1 x square dx is equal to 5. ठीक, ये हुआ. यहां से अल्फा बाहर निकालिए, dx का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा x 0 to 1 प्लस ये हुआ बीटा x क्यूब बाई 3 0 to 1 is equal to 5. That's alpha into 1 minus 0 plus beta by 3 into 1 minus 0 is equal to 5. ठीक, ये मैंने x का वैल्यू देते रहते हैं, जैसे आपको ये बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन है, ये आना चाहिए. मैंने हमेशा आपको बताया नीट करने के लिए और IIT करने के लिए बेसिक फिजिक्स आना चाहिए, इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स आने चाहिए, डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल्स आने चाहिए. अब टीचर ये नहीं कि कहेगा भाई देखो ये 1 माइनस 0 कैसे हुआ, बीटा बाई 3 तो ठीक है, ये x 1 कैसे हो गया यहाँ पर, और फिर 0 कैसे हो गया. तो फिर टीचर ये बताता रहेगा और ये करता रहेगा, तो फिजिक्स असल में कैसे कहाँ पढ़ाएगा और कितना कौन सा टाइम उसके पास होगा जब फिजिक्स पढ़ाएगा. इनफैक्ट ये स्टूडेंट को खुद भी आना चाहिए जो एंट्रेंस लेवल के है. ओके, अब अल्फा दिया हुआ है शायद, हाँ, तो नाउ अल्फा प्लस बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 5, बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 5 माइनस अल्फा दिया होगा, हाँ, अल्फा इज 1, यस, अल्फा इज यहाँ माइनस 1 यहाँ से. सो बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 3, दैट इज 12 आंसर होना चाहिए with proper units. 12, D is the answer. (25) A block of mass 100 kg slides over a distance of 10 meters. 100 kg mass slides over 10 meters. 10 meters. Okay. The coefficient of friction is 0.4. Chalo, mu is 0.4. Then the work done against the friction is. Then the work done is against mass is given.
or at 10 meters is given, coefficient of friction is also given, then the work done against friction is, frictional force निकालिए, that is mu n, that is mu 0.4 into n normal reaction, that is mg, m is 100, g is 10, that is okay, mu, this is mu mg, it is 0.1 खत्म हो गया पॉइंट के साथ और ये हुआ 400. Now what is work done? Frictional force into this distance 10, that is 400 into 10, that is 4000. Answer 4000 joules. 4000 in joules. B is the answer. हो गया समझो. Question number 26. 26. A block of mass 1 kg is pushed up a surface incline to the horizontal at an angle of 60 degrees by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in the figure. Okay. When the block is pulled up 10 meters along the incline, the work done against the friction is, means we had to find work done by frictional force. Work done by frictional force. We had to find. ये देखो, ये incline समझो इधर ऐसे, ये देखो 60 डिग्री का एंगल है और ये ब्लॉक है, आपने इसको ऊपर की ओर लिया 10 न्यूटन से. वो जरूरी नहीं है, बिकॉज हमें वर्क बाय 10 न्यूटन से नहीं निकालना है, हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो वर्क है वो निकालना है. अच्छा, तो 10 मीटर से ऊपर चला जाता है, 10 मीटर्स, हमें सिर्फ इसका फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है. व्हाट, हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एन. लेकिन इंक्लाइन पर जो एन होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो इंक्लाइन पर होता है, क्या वो mg है? नहीं. इंक्लाइन पर जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो होता है mg cos थीटा. अगर आपको याद होगा, दैट इज म्यू किसके बराबर है? 0.1. अगर आपको याद होगा, ऐसे होता है ना, mg ऐसे, ये थीटा, ये भी थीटा, ये mg cos थीटा यहां से, और ये नॉर्मल रिएक्शन. जब कोई मोशन इस डायरेक्शन में नहीं होता है तो ये n mg cos थीटा के बराबर होता है, ऐसे. तो it is mu is 0.1, it is mu mg cos of theta, it is 0.1 into mass, that is how much the mass of this object दिया होना चाहिए ना. Mass is, how much is the mass? 1 kg. 1 kg. 1 into 10 into cos 60, that is it is point and 0 will cancel, it is 1 by 2. Frictional force is 1 by 2. Now what's the work done? Frictional force 1 by 2 है और ऊपर गया ये 10 meters. So how much is the work done by this, only by this force? That is F into S, that is 1 by 2 into S, that is 5 joules. Work done against the friction. Work done against the friction. अगर फ्रिक्शन ने इतना काम किया है तो आगे वाले फोर्स ने भी इतना काम किया है, बिकॉज इनिशियल इट इज पुल्ड अप स्लोली. अगर हम मान लें इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0. इसका मतलब जितना फ्रिक्शन ने काम किया है उतना बाकी फोर्स ने भी काम किया है, बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज टोटल वर्क डन. तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी 0, because initial kinetic energy is 0, final kinetic energy is also 0. Friction force has also done work, gravitational force has also done work. The two works are plus and minus, therefore total work done is 0. मगर यहाँ हमें सिर्फ निकालना है what is work done by the friction force. Try to understand, initial kinetic energy is 0, final kinetic energy is 0, and you already know that change in kinetic energy is work done by all the forces.
अब एक फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, दूसरे फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, तब जाकर टोटल वर्क भी जीरो होगा, तब जाकर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और फाइनल भी जीरो। ओके, 27th question. Identify the correct statement from the following. Work done by a man in lifting a bucket out of well by means of a rope tied to the bucket is negative. अगर ये वेल है और आपने यहां से बैकेट ऊपर उठाया पानी लेकर के, फोर्स आपका ऊपर के ओर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर के ओर है, तो वर्क डन तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो नेगेटिव की बात करता है, गलत बात है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग ए बैकेट आउट ऑफ वेल टाइड टू द बैकेट इज नेगेटिव। अगर ये वेल है, ये बैकेट है और आपने ऊपर लिया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर के ओर है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे के ओर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो करेगा नेगेटिव वर्क। हाँ, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। यहाँ बी ये करेक्ट है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी, तीनों में बी है, लेकिन कम से कम डी में बी नहीं है, वो बी इज करेक्ट। सी वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव, नो। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी मूविंग ऑन ए रफ horizontal surface with uniform velocity is zero, no. Work done by air resistance on an oscillating pendulum is negative, yes. B is the answer, B and E is the answer. Work done by air resistance on an oscillating pendulum is negative, that is correct. So B is the answer. (28) A body of mass given on a straight line path, velocity दिया है, velocity दिया हुआ है कितना, 3x स्क्वायर प्लस 4 मीटर पर सेकेंड, मास दिया है 0.5 kg, वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर्स। ऑप्शन क्या है, 64, 60, 120, 128, ये ऑप्शंस है। चलो बोर्ड को साफ करके ही मैं इसको कर दूंगा। वर्क निकालना है, देख लीजिए अच्छी तरह से। वेलोसिटी 3x स्क्वायर प्लस 4 है, मास दिया हुआ है, तो बॉडी इज गोइंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 दैट इज 4, वेलोसिटी एट x इक्वल टू 3, 2 स्क्वायर प्लस 4, योर 4, 12, 16। ठीक, अब यहां निकालिए वर्क डन, 1/2 m कॉमन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 1/2 what is m, that is 0.5, what is v square, that is 16 square minus 4 square, that is 1/2 into 0.5, what is 16 square, 256 minus 16, so 1/2, 0.5, 0, 4, 2, finish 0 and this point finishes, it is 5 into 12, it is 60 joules. Answer, 0 and this cancel है, 60 joules, this is the answer, finish answer। तो यहां हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी का फायदा लिया। वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी दिया था, मैंने इनिशियल वेलोसिटी निकाला और फाइनल वेलोसिटी निकाला, तो इसमें मुझे काइनेटिक एनर्जी का चेंज मिला, तो दैट इज द वर्क डन। तो अगर वर्क डन की बात करनी थी, आई विल नॉट टॉक अबाउट f dot s, I will not talk about integration, I will not talk about everything, I will talk about the main point, because my velocity is given. You can do it other way around also, in other ways also, but this is the shortest possible direct method. Okay, now let me go to question number 29.
Arrange the four graphs in the descending power of total work done. W1, W2, W3, W4 or the work done in the figure A, B, C and D respectively. किसमें सबसे ज्यादा वर्क है? सबसे ज्यादा वर्क, देखो जिसका एरिया ज्यादा हो, जिसका अपर एरिया माइनस लोअर एरिया ज्यादा हो, तो इनमें से सबसे ज्यादा एरिया किसका है? देखो ये दो खत्म होकर के इसका एरिया भी थोड़ा, इसका सारा सबसे कम एरिया होगा डी में, डी का एरिया सबसे कम होगा इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा वर्क जो है, सबसे ज्यादा वर्क जो है वो पहले लिखना है। तो पहले ये जो सी है इसमें सबसे ज्यादा वर्क है। देखो ऊपर एरिया कितना है, ज्यादा से ज्यादा एरिया है, इसका थोड़ा सा एरिया सबट्रैक्ट करो फिर भी ज्यादा एरिया ऊपर रहेगा। फिर डब्ल्यू, फिर ये तो सी है, फिर इसका एरिया, ये खत्म, ये इतना एरिया रहेगा। फिर W1, फिर इसका एरिया रहेगा, इसका सबसे कम है, यानी कि ए इज द आंसर। देख लो अच्छी तरह से, आप खुद भी देख लो ये एरिया कहां से ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने से पता चलता है। लेकिन यहां तो अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, बिकॉज लोअर जो है वो नेगेटिव करना पड़ेगा। अपर एरिया माइनस लोअर एरिया करोगे तो सबसे ज्यादा एरिया जो आएगा वो इसमें आएगा, W3 में। चलो द फर्स्ट इज द आंसर, ये आप खुद भी देख सकते हैं। 30th क्वेश्चन, a block of mass 2 kg mass moving in a horizontal surface with a speed of this, initial speed दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, enters a rough surface, ये रफ सरफेस है, एंटर किया है रफ सरफेस पर, कहां से 0.5 मीटर से लेकर के कहां तक 1.5 मीटर तक, और इस रीजन में देयर इज अ ड्रैग फोर्स, इस फ्रिक्शन की वजह से ड्रैग फोर्स है -kx। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द रफ सरफेस, तो k भी दिया है इज इक्वल टू 12 न्यूटन पर मीटर। तो जब ये इस रफ सरफेस को क्रॉस करेगा तब इसका, जब ये क्रॉस करेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, यानी कि अ बॉडी कम्स फास्टर बट इट गोज ऑन टू द रफ सरफेस, देयर इज अ ड्रैग फोर्स पीछे की ओर, ये ड्रैग फोर्स की वजह से इसका वेलोसिटी कम होकर के जब ये उस रीजन से बाहर आएगा तो उसका वेलोसिटी तब क्या होगा? पहली बात यह तो कम ही होगा, वेलोसिटी कम ही होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी दिया है ना 4, तो 4 से कम ही आंसर होना चाहिए, लेकिन इसने तो हर जगह 4 से कम ही आंसर दिया है, तो करना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, हैव अ लुक। पहली बात यह है कि हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mu² minus 1/2 mu² is equal to work done by the forces Ftx from x1 to x2। ये हमारे पास इक्वेशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन। इंटीग्रेशन इसलिए कि वेरिएबल फोर्स है, फोर्स इज वेरिएबल, kx का है। तो 1/2 m, 1/2 m को वैल्यू दे दो, 1/2 बाहर निकालो, m v² माइनस u² ऐसे कर दो, माइनस व्हाट्स x1 0.5 to 1.5 f माइनस kx dx, ये प्लस ही था। अच्छा 2 एंड ये कैंसिल होगा क्योंकि 2 भी m भी 2 kg है, इट इज v² जो निकालना है, u² इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इज इक्वल टू माइनस बाहर k x का इंटीग्रेशन x²/2 अंडर व्हाट लिमिट 0 to 5 1.5, ये हुआ v² इज इक्वल टू u² उधर ले जाओ, दैट इज 60 माइनस k 12 है, तो ये हो गया 2 6 12 6 2 6 ये 12 है यहां पर, तो चलो मैं पहले लिख ही लेता हूं, ये 12 है x²/2 0.5 to 1.5, ये हो गया v² इज इक्वल टू 16 माइनस 6, x² का वैल्यू पहले क्या देंगे 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर,
ये हुआ 16 माइनस 6, इसको कुछ करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1.5 प्लस 0.5 इंटू 1.5 माइनस 0.5, ठीक है ना। 16 माइनस 6, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगाया इधर। ये हुआ 2, ये हुआ 1, ये हुआ 16 माइनस 12, वो हो गया 4, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वी इज इक्वल टू 2, आंसर। दो आंसर होना चाहिए, 2 इज द आंसर, सी इज द आंसर। इजी क्वेश्चन, इजी इजी इजी, वेरी इजी। 31th क्वेश्चन, 31 क्या है 31? A person pushes a box on the rough horizontal platform surface. He applies a force of 200 Newton over a distance of 15 meters. Thereafter, he gets progressively tired and his applied force reduces linearly to a distance of 100 Newton. The distance covered through which the box has been moved is 30 meters. What is the work done by a person during the total movement of the box? तो पहली बात यह है कि पहला फोर्स जो है 200 दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर 15 मीटर्स, इतने मीटर के लिए फोर्स कांस्टेंट है। तब जाकर फोर्स 200 से क्या बनता है 100, कितने मीटर्स में, वो भी 15 मीटर में फोर्स कम होकर के 100 मीटर हो जाता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट 30 meters. What is the work done during the total movement of the box? टोटल 30 मीटर चलता है। देखो मैं समझाता हूं आपको, देखिए चलिए मैं ग्राफ बनाता हूं पहले इसका। इट इज एक्स वर्सेस फोर्स, पहले फोर्स कांस्टेंट है 200, ऐसे लिखो 200, ठीक। कितने टाइम के कितने डिस्टेंस के लिए कांस्टेंट है 15 के लिए, ऐसे 15 मीटर्स के लिए ये कांस्टेंट है यहां से यहां तक। फिर इट बिकम्स 100 मीटर्स लीनियरली डिक्रीजेस ओवर 15 मीटर्स, तो ऐसे हो जाता है, ऐसे आगे वाले 15 मीटर 15 के लिए तो 30 हो जाएगा, यहां से 30 हो जाएगा, यहां से 15, लेकिन ये कितना है, ये 100 न्यूटन। पहले 15 मीटर के लिए फोर्स कांस्टेंट है, फिर आगे फोर्स लीनियरली डिक्रीज होकर के 100 हो जाता है और फर्दर 15 मीटर्स। आगे 15 मीटर्स के लिए फिर से फोर्स कम होकर के 100 हो जाता है। वर्क डन, चलो एरिया अंडर दिस वो हो गया 200 इंटू 15 प्लस, हाँ फिर इस ट्रायंगल का 1/2 बेस 15 इंटू ये वाला हाइट वो हो गया 100 प्लस अब इसका दैट इज 15 इंटू 100, ये 15 ये 100, इसका एरिया निकाला, सबका एरिया अंडर दिस ग्राफ निकाला, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ये हुआ W इज इक्वल टू 15 दूनी 30 3000 प्लस 2 5 10 0 15 5 75 750 प्लस 1500, इनको ऐड कर लो 3000 750 1500 0 5 7 2 5250 should be the answer. 5250. 5250 first is the answer. This one easy question था, लेकिन आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। फोर्स दिया है -xi प्लस yj, जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है तो और पॉइंट्स भी दिए हैं, कहां से कहां पार्टिकल को ले रहे हो, पॉइंट A 1 0 तो B 0 1,
यहां से यहां पार्टिकल को लिया आपने, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन निकालना है। देखो इसके लिए क्या करोगे, लेकिन देखो यहां पॉइंट्स दिया है ना, यहां कोई इट इज नॉट, देखो इट इज नॉट समथिंग दैट मूव्स इन along the x axis particle, it is not something that moves along the y axis, because you have now become familiar integration f dx, maybe you have become familiar integration f dy. No, but now you have to have a vector solution to this problem. So work done is equal to, have a look, work done is equal to integration of f dot dr. I say, so that will be integration f is minus xi plus yj dot करके इस dr का करना है I dx plus j dy is equal to, जब इसका डॉट कर दोगे माइनस एक्स डी एक्स प्लस जब इसका डॉट कर दोगे इट इज वाई डी वाई। अब लिमिट x के लिमिट 1 to 0, y के लिमिट 0 to 1, y के लिमिट 0 to 1। तो ये पहला हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1। तो 1/2 बाहर आएगा, तो x को क्या वैल्यू देंगे आप, -0। इसको करना पड़ेगा आहिस्ते से। ये हो गया, x को क्या वैल्यू देंगे आप, x को क्या वैल्यू देंगे, 0 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। ये हो गया माइनस माइनस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो गया 1 आंसर। 1 should be the answer. Let me see if there is like 1. C is the answer. C is the answer. Okay. These are very good questions now which are coming up. These are very good questions which are coming up now. A uniform cable of mass m, length L is placed on a horizontal surface such that 1/nth part is hanging below the edge of the surface. To lift the hanging surface of the cable up to the surface, the work done should be, यह है एक surface ऊपर, इसमें एक समझो केबल है, केबल का 1/nth पार्ट जो है दैट इज हैंगिंग, यानी कि कितना मास हैंग कर रहा है, लेंथ कितना हैंग कर रहा है। अगर पूरा लेंथ L है तो हैंगिंग पार्ट इज L/n। तो यहां कौन सा पार्ट है, जाने दो इस पार्ट को, पूरा पार्ट L है, हैंगिंग पार्ट इज दिस। तो मास कितना है इस हैंगिंग पार्ट का, m/n। सेंटर ऑफ मास क्या है इस हैंगिंग पार्ट का, ये वाला बीच वाला पॉइंट कितना है ऊपर से नीचे सेंटर तक, L/2n, इसका आधा, L/n का आधा। तो आप इस स्ट्रिंग को जब ऊपर लाओगे तो आपको ये सेंटर ऑफ मास समझो आपने ऊपर लाया यहां तक, तो कितना इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, बस दैट इज ऑल। mgh इज द आंसर। मगर व्हाट m, हाउ मच m यू आर पुलिंग इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये टोटल मास जो है ये समझो ये पॉइंट है, अब इसको आपने यहां लाया, तो mgh का वर्क डन, m इज m/n, इतना मास आप ले रहे हैं, g इज g, व्हाट इज h, शाबाश, कितना आपने सेंटर से यहां तक लिया इसको, L/2n, इट इज mg/L/2n स्क्वायर शुड बी द आंसर। ये देखो बी आंसर है। ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास लिया, इसका लेंथ लिया, लेकिन सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है, दैट विल बी फ्रॉम ऊपर से यहां सेंटर तक L/2n का डिस्टेंस है, आपने इतना ही डिस्टेंस उसको ऊपर लिया, समझो ये सारा स्ट्रिंग जो है हैंगिंग पार्ट इट इज हियर एट द सेंटर, सो यू आर गेटिंग इट ऑन टू द टॉप। क्वेश्चन नंबर 34। Question. A block of mass m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g/2 upwards as shown in the figure. The work done by normal reaction on the block is, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका एक्सेलरेशन ऊपर के ओर g/2 है।
ठीक, इस पर एक ब्लॉक है और हमें देखना है कि हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t by the normal reaction. The normal reaction is upwards, mg is downwards. पहले मुझे बताइए नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? इस सिस्टम, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? ए। वो एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? हु इज प्रोड्यूसिंग दैट एक्सेलरेशन? नेट फोर्स बाय मास। देखो, जो न्यूटन सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू में, मैं इसमें प्रेफर करता हूं। एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड लीजिए और नेट फोर्स बाय मास राइट साइड लीजिए, बिकॉज इट इज द कॉज, एफ नेट इज द कॉज। इफेक्ट एक्सेलरेशन पर आएगा, तो जिस पर इफेक्ट आता है वो लेफ्ट साइड लीजिए, जिसको जो रीजन है वो राइट साइड में होता है। तो दिस इज द राइट वे एंड करेक्ट वे एंड एडवाइजेबल, क्या मैं कहूंगा, यूजफुल वे ऑफ राइटिंग द न्यूटन सेकंड लॉ फॉर कांस्टेंट मास। ए इज इक्वल टू एफ नेट बाय एम। एफ नेट इज दिस इज द कॉज, दिस इज द इफेक्ट। एक्सेलरेशन इफेक्ट है। जरा देखो आप, acceleration is g by 2, f net is n minus mg divided by m. तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर? नॉर्मल रिएक्शन यहां से निकलेगा आपको, शाबाश, ये mg है 2mg 2m 3mg, इट विल बी 3mg by 2। आप कर लो, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना। अब मुझे बताइए हाउ मच इज द वर्क डन? दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट्स फोर्स of force, this normal reaction force, and distance s, that is n into 1 by 2 at square. N is 3 mg by 2, 1 by 2, 1 by 2 g by 2 into t square। ये हुआ 3 divided by 8 m g square t square should be the answer। 1 by 2 8 square, a तो g by 2 है, और देखो मैं देखता चाहूंगा आंसर क्या है। 3 by 8, ये देखो 3 by 8 m g square t square, c is the answer, easy। A rubber band like this is pulled by distance x by a force alpha x plus ax plus bx square। ये देखो ax plus bx square। The work done in stretching the rubber band by L लेंथ इसको एक्सटेंड करना है, तो बताइए वर्क डन कितना हुआ? तो मैं बताता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू 0 to L f dx, 0 to L, what is f? It is ax plus bx square dx। तो अब ये देखो, इंटीग्रेशन 0 to L ax dx प्लस 0 to L bx square dx। a बाहर, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, l सबस्टिट्यूट करने से l स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस b, इसका इंटीग्रेशन l क्यूब बाई 3, सबस्टिट्यूट करने से l क्यूब बाई 3 हो जाएगा। आंसर, that will be the answer, one liner। IIT question can be put in a single line if you know the basic rules of differentiation, basic rules of integration, calculus का basic। ऐसा नहीं कि मैंने कभी बच्चों से ये कहा कि why don't you do higher calculus for this for NEET and IIT। इवन IIT के लिए, एडवांस IIT के लिए भी कोई हायर मैथ का जरूरत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स, यही 2 का 4, 4 का 2 ऐसे करते रहते हैं। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, वर्स्ट सिनेरियो 1 बाय एक्स का क्या है, लॉग एक्स। Thirty-sixth question। ए फोर्स दिया है कितना, 5I
प्लस 3J प्लस 2K, ये फोर्स है। डिस्प्लेसमेंट, ये R है लेकिन ऑरिजिन से, तो इस R को ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऑरिजिन है, दूसरा पॉइंट ये है। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो इस पॉइंट को ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करोगे, वो वही होगा 2I माइनस J। इनका डॉट कर दो वर्क निकालने के लिए, F डॉट S हो गया 10, इनका मल्टीप्लाई -3 हो गया 7, आंसर ये देखो, आंसर 7, वन लाइनर, 2004 में आया है IIT में। थर्टी सेवंथ क्वेश्चन, फिर से यही चेन है, हैंगिंग चेन है, सॉरी 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 सॉरी, फिर से यही हैंगिंग चेन है। दो मीटर का चेन है और 60 सेंटीमीटर का चेन हैंग कर रहा है, 0.6 मीटर का, और 2 मीटर में बाकी कितना बचता है? जितना भी बचता होगा जाने दो, हमें क्यों इसके साथ कुछ नहीं करना है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? इधर 0.3 पर, इस हैंगिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास, ये इसी को यहां पर ले जाना है बस। और इस 0.6 का मास कितना है? 2 मीटर का मास कितना है? 2 मीटर का मास कितना है दिया हुआ क्या है? टोटल 4 kg, तो इसका कितना होगा? चलो पहले निकालेंगे वर्क डन। mgh, m इसका, g तो h की, ये दिस पार्ट ऑफ h, सेंटर टू द टॉप पॉइंट, तो m कितना है? इसका m कितना है? 0.6 मीटर का कितना मास है? उसका मास होगा 0.6 इंटू 4/2, क्योंकि 4 kg सब 2 मीटर का मास है, 1 मीटर का होगा 4/2, 0.6 मीटर का होगा 0 मीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10 इंटू h 0.3, ये वाला, तो 3.6 should be the answer, 3.6। ये देखो 3 to the 6, 6 into 6 36, मगर पॉइंट ये पॉइंट रहेगा और 10 से ये पॉइंट खत्म हो गया, ये है आंसर डी, खत्म। 38, क्या है 38 क्वेश्चन? फोर्स दिया है कितना? x स्क्वायर yj प्लस y स्क्वायर j, लेकिन पाथ भी दिया है पार्टिकल को किस रास्ते जाना है, x प्लस y इज इक्वल टू 10, ये भी दिया है, x स्क्वायर y i, ये i, रास्ता भी दिया है और कहां से कहां लेना है वो भी दिया है, 0 0 to 4 2, यानी कि इट इज x1 y1 x2 y2, ये है क्वेश्चन। पहली बात यह है कि मैं वर्क डन निकालूंगा, लेकिन उसके लिए देखो ये वेक्टर है, पूरा वेक्टर है, ऐसे नहीं चलेगा आपने वर्क डन इक्वल टू एफ डी एक्स या एफ डी वाई करोगे, यहां पूरा डॉट करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर पूरा करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू व्हाट इज एफ, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस वाई स्क्वायर जे डॉट किसके साथ, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई, फिलहाल तो यही ठीक है। अब जरा इसको करेंगे W इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला डी एक्स, क्योंकि आई डॉट आई इज 1 प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई,
ये ठीक है, लेकिन इसका गड़बड़ है, क्योंकि ये यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर एक्स, तो यहां वाई है, तो इस वाई को सबस्टिट्यूट करो, इस वाई को यहां सबस्टिट्यूट करो, वहां करने की जरूरत नहीं है, यहां करो। तो वर्क डन इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ये जो वाई है इट इज 10 माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब x का जो इंटीग्रेशन है ना, अब इसको भी और भी करना पड़ेगा कुछ, देखो और भी कुछ करना पड़ेगा। ये आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस है, इसलिए थोड़ा सा इसमें सोचना ही पड़ता है। इसको लिमिट को रखो, यहां पर लिमिट जरूरत पड़ेगा। वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन dx, कहां से कहां, x का लिमिट 0 to 4 माइनस करके 0 to 4, दूसरे इसका इंटीग्रेशन, लेकिन x क्यूब dx, x क्यूब dx। तो अब इसको भी लेकिन दूसरे का जो y का लिमिट है वो 0 to 4 है, 0 to 2 है, वो याद रखो, वो 0 to 2 है, 0 to 2 वो याद रखो, 0 to 2 प्लस पक्ष 0 to 2 वाई स्क्वायर डी वाई, ये ठीक। ये हुआ वर्क डन इज इक्वल टू 10, इसका होगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 4 माइनस, ये हुआ एक्स 4 बाई 4 0 to 4, ये हुआ वाई क्यूब बाई 3 0 to 2, ये इसका इंटीग्रेशन 0 वाई इसका, ये सब। चलो ठीक ठीक। अब ये वर्क डन इज इक्वल 10 बाई 3, ये हुआ 64, ये वाला, ये हुआ -1 बाई 4, ये हुआ 256, ये वाला, ये हुआ प्लस 1 बाई 3, ये 1 बाई 3 वाई क्यूब 8। अब ये सॉल्व करके आपको ये करना पड़ेगा, इसका आंसर नहीं दिया है, इसको ये फिल इन द ब्लैंक्स का था, ये देखो, इसको यहां पर फिल इन द ब्लैंक करना है, मैंने आपको दिखाया। थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? 39th क्वेश्चन, फोर्स दिया है, एक्स डायरेक्शन का फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। सो वर्क डन इज सिंपली इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, एफ ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 dx, कहां से कहां 2 to 4 खत्म। तो वर्क डन इज इक्वल 3 बाहर, इसका एक्स क्यूब बाई 3 2 to 4 प्लस 2 बाहर, अब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 2 to 4 माइनस 5 बाहर, इंटीग्रेशन dx का वो x हो गया 2 to 4, ये हो गया वर्क डन इज इक्वल 64 माइनस 8 प्लस ये खत्म 16 माइनस 4, ये वाला इसको वैल्यू दे दो माइनस 5, इसका वैल्यू 4 माइनस 2 हो गया आंसर। ये सिंपल मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूं। अब ये नहीं कहना कि यहां मैं जल्दी जल्दी करता हूं या आपको स्ट्रेस नहीं करता हूं, ये आना चाहिए। देखो बेटा 3 बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, बच्चे को आना चाहिए। फिजिक्स ये है बेस फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डीएक्स, ये आगे जाकर आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो इस पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा जिसको ये नहीं आता वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, वो भी सिलेक्ट हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, जो मेहनत करेगा वही सिलेक्ट होगा, वही आगे जाएगा। देयर आर गुड स्टूडेंट्स हु कैन फेल, देयर आर इवन क्या मैं कहूंगा बैड स्टूडेंट नहीं कहना चाहिए, स्टूडेंट्स हु डोंट मतलब जिनका ज्यादा नहीं होता है, मैथ नहीं आता है, वो भी सिलेक्ट होते हैं। मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है थ्रू माय
teaching career, there are students who work extremely hard and get selected. 40th question. फोर्स दिया है, देखो 2 + 3x i डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट x = 0 to x = 4. तो हमें वर्क निकालना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो क्या करेंगे आप? देखो वर्क डन 2 + 3x dx 0 to 4 फोर्स dx, तो इज इक्वल टू 2 बाहर dx का इंटीग्रेशन 0 to 4 प्लस 3 बाहर x का इंटीग्रेशन 0 to 4. ये हो गया 2 खत्म, x 0 to 4 प्लस 3x² 2 0 to 4. ठीक, ये हो गया 2 × 4 - 0 प्लस 3/2 16 - 0. ये हो गया 8 प्लस 3/2 16 8 24. ये हुआ 16, 2 8 = 16, 8 3 = 24. 32 is the answer. These were the questions, 40 questions I have discussed with you. Why can't you do these 40 questions 3 times, 4 times, many a times, so that you understand the things, right? And finally, once you do these 40 questions along with the lectures that I have already delivered, जो मैंने पहले डिलीवर किए लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स पहले डिलीवर किए, ये 6ठा लेक्चर है. ये 6 लेक्चर आप 2 3 4 बार देख लो और कर लो, थोड़ा सा एग्जर्ट कर लो. ऐसा नहीं कि देखा नहीं समझ नहीं आया, ये करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है. And once you do it, work power and energy, and do these 40 questions, then you give me a feedback. What should I do to make you understand better and better and better? Thank you.